नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक कानूनी मसले को लेते हैं और उसकी चर्चा अपने विशेषज्ञों के साथ करते हैं। साथ में इस कार्यक्रम में हम आपको भी जोड़ते हैं। आपके सवाल, आपके राय को इस मंच पर रखने की कोशिश होती है। आपके सवालों का हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि अपने विशेषज्ञों से उसका निवारण कर सके या आपको ऐसी सलाह मिल सके जिससे आप लाभ की स्थिति में हो। और कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण विषय की, जो हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। हम रोजाना किसी न किसी तरह का क्रय विक्रय करते हैं और ऐसे में सामान खरीदते हैं, तो ऐसे में होता है कि हमारे संरक्षण की बातें क्या है। हम जो कोई चीज लेते हैं, कई बार हम सफल तरीके से होते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ठगे गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अधिकार क्या है, कानून हमें किस तरह का संरक्षण देता है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। उस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं तीन मेहमान। खास डॉक्टर प्रेमलता उपभोक्ता मामलों की जानकार हैं और जाना माना चेहरा है कंज्यूमर राइट के मामले में, तो इनसे जानने की कोशिश होगी कि किस तरह के अधिकार हमें उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मिले हुए हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शीतल कपूर, डीयू की प्रोफेसर है। साथ में आप उपभोक्ता जो अधिकारों के लिए अपनी आवाज हमेशा बुलंद करती रहती है, तो इनसे भी जानने की कोशिश होगी। और साथ में है हमारे जस्टिस एलसी जैन साहब, पूर्व अध्यक्ष है दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम के, तो आपसे जानने की कोशिश होगी कि लंबा तजुर्बा रहा है कि किस तरह के मामले आते हैं और किस तरह का निपटारा हो। साथ में एक उपभोक्ता के तौर पर हमें किस तरह की सावधानियां भी बरतनी चाहिए, किस तरह अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और चुप नहीं रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम चर्चा की शुरुआत जस्टिस एलसी जैन साहब से ही करते हैं। जैन साहब, आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून को हम अगर समझना चाहें दर्शकों के नजरिए से, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहता है ये उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है पार्लियामेंट ने 1986 में बनाया था उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। उनके संरक्षण को हवा देने के लिए ये 3 टायर सिस्टम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इनकी जुरिडिक्शन है अपनी। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक के केसेस, स्टेट कमीशन 20 लाख से 1 करोड़ तक के, 1 करोड़ से ऊपर के केसेस जो है वो नेशनल कमीशन में होते हैं। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर 3 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर, जिसमें से एक लेडी मेंबर होना कंपलसरी है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो स्टेट कमीशन में भी एक लेडी मेंबर होना जरूरी है। वहाँ पे 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेंचेज बनाई जा सकती है। इसी तरह नेशनल कमीशन के अंदर वहाँ भी जो है 5 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बेंचेज बनाई गई है। वहाँ 1 करोड़ से ऊपर के केसेज होते हैं। नेशनल कमीशन में जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। जो स्टेट कमीशन में होते हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो होते हैं वो सिटिंग या रिटायर्ड हाई डिस्ट्रिक्ट जज या एक पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होने के काबिल है, वो भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अंदर कोई भी उपभोक्ता जो है कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस लेता है, उसके लिए वो कमर्शियल नहीं हो, उसके लिए वो जो है अपना दावा कोई भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में। उसके जुरिडिक्शन के मुताबिक पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, जैसे कि 20 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के केसेस, वो वहाँ कर सकता है। उसके लिए उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है। वो सिंपल फॉर्म के ऊपर अपनी कंप्लेंट लिख के, एलिगेशन उसके अंदर क्या क्या है कि उसने कब माल खरीदा, किससे खरीदा, क्या उसने रसीद ली या नहीं ली, उसका कितना अमाउंट था, किस प्रकार से उसको ठगा गया, किस प्रकार से उसके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती उसको दिया गया या नहीं दिया गया, ये सब चीज़ें लिखकर वो अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। उसके लिए एक नॉमिनल प्रेस्क्राइब्ड फीस प्रेस्क्राइब्ड है। 1 लाख तक के लिए 100 रुपये, फिर 5 लाख तक के लिए इस तरीके से वो फीस के साथ अपनी कंप्लेंट वहाँ दे सकता है। और उसके लिए उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है। वो खुद भी डायरेक्ट या किसी उपभोक्ता फोरम जो है, जो एसोसिएशन वगैरह बनी है, उसके थ्रू वो फाइल कर सकता है। इसके अंदर उपभोक्ता वही है जिसने कोई सामान खरीदा है, चाहे उसने उसकी पेमेंट किया या नहीं किया, डेफर्ड पेमेंट है या पार्टली पेड किया या पार्टली पेड नहीं की है, ये सब चीज़ें होते हुए भी वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है जिस फॉर्म में वो चाहे। जो अपोजिट पार्टी है वो उस फॉर्म के अंदर वो रिहायश रखती हो या काम करती हो, जो भी है, अगर वो वहाँ पे जिस फॉर्म में वो फाइल कर रहा है वहाँ पे अपोजिट पार्टी का नहीं है, तो वो फाइल नहीं कर सकता। वो अपने अपने संरक्षण के लिए पूरी तरीके से वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है और उसको न्याय मिलने की वहाँ पर पूरी उम्मीद होती है। इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि 21 दिन के अंदर जब वो कंप्लेंट फाइल करता है, उन्होंने कंप्लेंट को डिसाइड करना है कि ये एडमिसिबल है या नहीं है। अगर वो एडमिट हो जाती है तो उसको नोटिस भेजा जाता है और 1 महीने के लिए उसका जवाब उससे मांगा जाता है अपोजिट पार्टी से कि भाई ये कंप्लेंट की कापी है, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, अगर आपने इसके बारे में जो कुछ कहना है तो आप बताइए। और 1 महीने के अंदर उसको जवाब देना होता है, या फिर उसके अंदर 15 दिन का और उसको टाइम दिया जा सकता है उपभोक्ता संरक्षण कानून के मुताबिक, अगर वो जो है फॉर्म चाहे तो।
एक चीज और मैं जस्टिस जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि फोरम में जिला जो फोरम है उसमें 3 सदस्य और उसके ऊपर संख्या बढ़ जाती है, तो उस फोरम में क्या जो न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं वो होते हैं या समाज के अलग अलग वर्गों को भी के लोगों को उसमें रखा जाता है? ऐसे न्यायपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो न्यायपालिका से ही होते हैं। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ का, उसके अंदर उपभोक्ता संरक्षण मामलों का, सोशलाइजेशन का, ये सब चीज़ें जो होते हैं उनके अंदर भी आदमी उनको मेंबर बनाया जा सकता है और वही मेंबर बनते हैं। उसके लिए उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 35 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि जस्टिस जैन साहब ने एक विस्तार पूर्वक हमें बताया कि जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो अपने आप में 3 टायर एक व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसकी बात करता है, जिसमें हम जिला जो है उपभोक्ता फोरम है, राज्य उपभोक्ता फोरम होता है और राष्ट्रीय है, जिसमें 20 लाख से हम जिला पे जाते हैं, 1 लाख माफ कीजिएगा 1 करोड़ तक के मामले पे हम राज्य पे और उससे ऊपर के मामले के हम राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। शिकायत जैसे उन्होंने कहा कि आप लिखित तौर पर भी दे सकते हैं, टाइप फॉर्म में हो सकता है। तो सारी चीजें उन्होंने विस्तृत तरीके से हमें बताई कि किस तरह से उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत हमें अधिकार मिले हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम न केवल अपने विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं बल्कि कार्यक्रम से आपको को भी जोड़ने की हमारी कोशिश होती है ताकि आपके सवाल या आपके राय को भी इस मंच पर रखा जा सके। आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800115314 पर, और या आप हमें फोन कर सकते हैं दिल्ली का कोड 011 लगाकर 23035420 पर। आपके सवाल और आपके राय का इंतजार रहेगा। प्रेमलता जी, जैसे कि जस्टिस जैन साहब ने हमें बताया किस तरह पूरा ये संरक्षण कानून जो है, उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है, किस तरह से वो काम करता है और किस तरह शिकायत होता है, आपको जोड़ना चाहें? जी, जैन साहब ने जैसे बताया कि 3 स्तरों पर जो बताया कि ये उनकी जो पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन जो है 20 लाख और 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर, इसके अतिरिक्त ये तो इनकी मूल जुरिडिक्शन है। इसके अतिरिक्त स्टेट नेशनल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए अपील में स्टेट कमीशन में जाया जा सकता है और स्टेट कमीशन के ऑर्डर के लिए अपील में नेशनल कमीशन में जाया जाता है। इसमें एक भ्रांति है जिसको हम दूर करना चाहेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अपील का राइट सिर्फ एक बार है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब एक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई जाएगा तो वो स्टेट कमीशन तक जाएगा। ये नहीं कि उसके बाद भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर के विरुद्ध नेशनल कमीशन में नहीं जाएगा, वहां पर उनकी रिवीजन की जुरिडिक्शन है। रिवीजन का मतलब ये है कि 3 चीजों को देखा जाता है, या तो उस कोर्ट ने जुरिडिक्शन से बाहर काम कर दिया, या जुरिडिक्शन का वो किया ही नहीं, या कोई और अन्य कारण। अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टेट कमीशन में जाया जाता है और स्टेट कमीशन जब ऑर्डर कर देता है तो वो फाइनल होता है। उसके बाद अपील में नहीं जाते, रिवीजन में जा सकते हैं कि कोर्ट ने नहीं। इसी तरह से अगर स्टेट कमीशन का ऑर्डर है तो उसके बाद नेशनल कमीशन में अपील में जाया जा सकता है, उसके बाद अपील आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती। रिवीजन और अपील में ये अंतर है। ये भी एक मैं चीज जोड़ना चाहूंगी कि ये एक कानूनी प्रावधान हमारे इसमें एक्ट में है। डॉक्टर शीतल कपूर, आपको जोड़ना चाहेंगे जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है, जिस तरह से जैन साहब और प्रेमलता जी ने अपनी बात कही? जी हाँ, 1985 की बात है कि यूएन की गाइडलाइंस आई थी और उसके बाद हमें ये लैंडमार्क एक्ट मिला जो कि अतुलनीय माना गया है पूरे जो है वर्ल्ड में। और हमें जो है इसका जो है इसमें 3 टायर जो बताया गया है वो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है कि कंज्यूमर अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से अगर तब भी जो है उसे लगता है कि उसके फेवर में नहीं हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और इसमें जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है कि 100 रुपये जो है जिला फोरम में अगर आपका 1 लाख तक का कोई मामला है तो आप 100 रुपये की फीस है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है वकील करना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप खुद अपने केस को फाइल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे उपभोक्ता कौन है ये जानना जरूरी है कि जो सामान या सेवा लेता है और वो जो है कंसीडरेशन, कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। तो अगर आप मुफ्त कहीं इलाज करा रहे हैं, जैसे फ्री कैंप्स लगे होते हैं, तो आप उपभोक्ता नहीं है। पर अगर आप कंसीडरेशन
जैसे सर ने भी बताया कि डेफर्ड पेमेंट भी है ईएमआई के द्वारा, जैसे आपने जो है हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आप उस दायरे में आ जाते हैं और आप उपभोक्ता हैं, और आपके इसमें जो है कंज्यूमर काउंसिल्स परिषद जिन्हें कहा जाता है वो भी बनाई गई हैं जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करती है। सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि हमारे पास 6 अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा का, कोई भी सामान हम खरीदें वो सुरक्षित होना चाहिए। आप मिनरल वाटर या पानी भी जो खरीद रहे हैं वो भी आपके लिए सुरक्षित होना चाहिए। अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में या कहीं पे भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पे भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ये जरूरी है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर रखें और लिखित में सारा कुछ काम करें, तो आपको बहुत ये इसमें फिर आपका अधिकार है सूचना का अधिकार कि आप जो है पैकेज जो भी कमोडिटी खरीदते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। आजकल जो है एफएमसीजी सारे प्रोडक्ट्स पे टोल फ्री नंबर दिया होता है, तो उस पे अगर कोई भी कंप्लेंट है तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये समस्या पाई गई। और कंपनी जो है वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहती है, क्योंकि आजकल ब्रांडेड चीजें हैं तो वो जरूरी हो जाता है कि वो आपको जो है बदल के देगी वो चीज। बिल्कुल। अभी हमारे साथ पहले हमारे कॉलर जुड़े हैं अशोक कर्नाटक से। अशोक जी पूछिए अपना सवाल। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार जी। सूरज जी, मैं जहाँ मेरा छोटा सा कस्बा है बीदर, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ अभी जी, तो यहाँ पे जहाँ ना सर शॉप एस्टेब्लिश कीजिए आप, या ग्रोसरी शॉप एस्टेब्लिश कीजिए, उसके लिए तो आपको नगर पालिका से तो परमिशन लेनी पड़ेगी जी। तो यहाँ पे होता ही है, तो नगर पालिका से तो कोई लेते नहीं है परमिशन जी। तो आउटडेटेड सामान या एक्सपायरी जो डेट हुए रहते हैं ना सर सामान, वो वाले रख देते हैं, तो इससे लोगों का नुकसान हो जाता है। वो तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सीरियस हो जाती है जी। तो ऐसे मामलों में क्या किसके खिलाफ हम अप्रोच करें सर? क्योंकि वो तो निकल जाता है, अब वो शॉप वाला तो बंद कर देता है या तो वहां से भाग जाता है जी। या हम नगर पालिका के प्रति अपना संवेदन तो व्यक्त नहीं कर सकते अभी, तो क्या केस किसके तरफ कर रहे हैं सर? बिल्कुल, आपकी बात को हम समझ गए हैं। डॉक्टर प्रेमदत्ता जी। इसमें देखिए एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कुछ जैसे एमसीडी हैं और ये सारी जितनी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं इनके विरुद्ध किया जा सकता है, केस के नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो आपसे कंसिडरेशन नहीं लेती हैं, और इसका पहला एक मूल वो है कि कंसिडरेशन यानी कुछ पेमेंट होनी चाहिए। जो टैक्स के थ्रू पेमेंट लेती है वो बड़ी ही नॉमिनल होती है, उसमें सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की। तो एक तरह से वो जो काम है उनका स्टैट्यूटरी काम है। तो स्टैट्यूटरी काम में कोई भी कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट तो क्या, कोई भी कोर्ट स्टैट्यूटरी फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं करता, किंतु यहाँ भी एक छोटी सी डिमार्केशन लाइन है कि स्टैट्यूटरी काम कौन सा है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन सा है। जैसे उदाहरण के लिए ये स्टैट्यूटरी काम है नगर पालिका का सबका कि सीवर लगाए जाएं, बनाए जाए और ये सड़कें बनाई जाएं, ये सारी व्यवस्था जो है ये उनका काम है। वो साल का एक पूरा फंड्स रख के एक व्यवस्था करते हैं और एक शेड्यूलिंग करते हैं कि ये काम करना है, वो उनका काम है, उसमें दखल नहीं दे सकते। किंतु वो काम जो किया है उन्होंने, जो बनाया है और उस व्यवस्था में और उस पूरे शेड्यूलिंग में वो काम हुआ नहीं है, तो आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैट्यूटरी में थोड़ा सा अंतर, बड़ा ये मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है करना। जस्टिस जैन साहब, लेकिन जैसा सवाल इनका आया था कर्नाटक के एक छोटे शहर से है, ऐसे तमाम शहर कर्नाटक के अलावा भी जहां पर हम देखते हैं जो बड़ा बाजी से सवाल है वो परमिशन, खान पान की जो दुकानें हैं ये उतनी परमिशन लेते नहीं है, जैसे उन्होंने नगर पालिका का जिक्र किया है। ऐसे में जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता खा रहा है या उस चीज का सेवन कर रहा है, उसके अधिकारों का अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, बड़ा बाजी सा सवाल है उनका, तो किस पे मामला किया जाए? वो तो दुकान वाला जो रजिस्ट्रेशन है नहीं, वो तो निकल जाएगा, तो फिर क्या? जो दुकानदार पालिका की कुछ जानता ही होगा, उसी गांव का, उसी कस्बे का दुकानदार बाई नेम उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फॉरम में फाइल कर सकता है। उसके अंदर वो कह सकता है कि इस आदमी ने ये दुकान कर रहा था, मैंने वहाँ से ये सामान खरीदा, ये सामान खराब था, इस सामान के खराब होने की वजह से मैं अस्पताल गया या मैंने ये लॉस इनकर किया, तो उस आदमी के खिलाफ भी डायरेक्ट कंप्लेंट की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके दुकान का ही एड्रेस हो, उसके घर का भी, कि दुकान बंद कर दिया तो भी उसके घर का एड्रेस तो उसको पता ही है, उसी कस्बे का आदमी, ये सब बातें उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। तो ऐसे में जैसा आपने बताया कि उनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है, चाहे वो दुकान बंद कर दें, लेकिन साक्ष्य जुटाने का मामला कहां से आए? क्या उसका भी प्रबंध जो शिकायत करता है उसे खुद करना पड़ेगा? साक्ष्य तो उसी को देना पड़ेगा कि मैंने इससे सामान खरीदा है। अगर वो आदमी उस चीज़ की दुकान करता था, उसके बारे में साक्ष्य वो गांव से ही ला सकता है। वो आदमी कहे जी ये दुकान करता था, ये सामान बेचता था, तो जब एक प्राइमरी फेस से उसने अपनी एविडेंस दे दी है, उस एविडेंस के बेसिस पे अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है,
उसके बाद जो है उसको रिबटल करना दूसरी अपोजिट पार्टी का काम है। बिल्कुल, जैसा कि जैन साहब ने कहा कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो दुकान बंद कर चुका हो, तो आप अपनी शिकायत को लेकर उपभोक्ता जो फोरम है आपका जिला, उसके पास जा सकते हैं। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आरसी शर्मा जी हैं लखनऊ से। आरसी शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। सर, ये अब ESIC जो होती है, स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जी, इसमें लगातार मैं 10 वर्षों से कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन जिस फर्म के द्वारा मुझे एम्प्लॉय किया गया उससे उन्होंने किसी प्रकार का मुझे कोई प्रपत्र नहीं दिया, जिससे मैं दवाई वगैरह से या किसी भी तरह के बेनिफिट से वंचित हूँ। तो क्या ये उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत आता है? मैं इसकी मुकदमा दायर कर सकता हूँ? जी, डॉक्टर शीतल कपूर। नहीं, ये उपभोक्ता में, क्योंकि उन्होंने कोई सामान या सेवा नहीं ली है, तो ये उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं आएंगे। और ये तो जो है एम्प्लॉयज़ जो अलग एक्ट्स होते हैं उसमें इनका अपने केस को फाइल कर सकते हैं कि इनको जो बेनिफिट नहीं दिया गया है। डॉक्टर प्रेमलता जी, आपको नहीं, इसमें ये क्या जानना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं। बेसिकली ये किसी प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी में से 10 साल जो जुड़े हुए हैं उसके साथ काम कर रहे हैं, शायद इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया है, उसकी वजह से इनको जो मेडिकल या अन्य सुविधाएं वो नहीं मिल रही हैं। तो क्या ये उपभोक्ता कानून के दायरे में आके केस कर सकते हैं या मामले को उठा सकते हैं? ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का मामला है, तो ये या तो लेबर कोर्ट का जाता है या कैट वगैरह जो दूसरे ट्राइब्यूनल बने हुए हैं इस पर्पस के लिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के मामले जो हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं आते। पर अगर एम्प्लॉय नहीं रहता है और कोई प्रोविडेंट फंड का मामला है कि प्रोविडेंट फंड ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उस मामले में प्रोविडेंट फंड कमीशन को आप कंज्यूमर कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों की नजर से आपसे एक चीज चाहूंगा जो आप क्लियर कर दें कि कैसे कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन्हें उपभोक्ता के दायरे में माना जाता है, वो उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आते हैं? देखिए, जब ये एक्ट बना था उस वक्त भी ये प्रश्न उठा था कि जब इतने सारे एक्ट्स हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स थे कंज्यूमर को लेकर, इतने सारे एक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? नंबर 1, ये कुछ पर्टिकुलर चीजों को, जैसे वस्तुओं की खरीद, जो शुरू में एक्ट बना था तो उस वक्त वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित था जब 86 में बना था। उसके बाद 91 में एक थोड़ा सा छोटा सा संशोधन हुआ था जिसमें तीनों मेंबर्स को बैठना आवश्यक नहीं है, पर 93 में जाकर बहुत बड़ा संशोधन हुआ जिसमें सेवाओं को भी उसमें समाहित किया गया। तो जितनी तरह की सेवाएं हम अब दुनिया में लेते हैं वो सारी की सारी सेवाएं के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं ली सकती हैं। इसमें जैसे कि शीतल जी ने अपने पहले उसमें उत्तर में बताया था कि जो मुफ्त में चीजें मिलती हैं, तो क्या जो सेवा मुफ्त में हो या मुफ्त में कोई चीज मिली हो, क्या वो यहाँ भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जो चीजें खरीद कर, मतलब सर्विसेज भी हायर करके पैसा देकर, वस्तुएं भी उससे, और इन दोनों के तहत सर्विसेज लेने के दौरान और चीज खरीदने के दौरान कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई करता है, अनुचित व्यापार पद्धति, तो उसके लिए भी ये 3 मुख्य चीजें हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जिनके ऊपर किया जाता है। आई अब कंसिडरेशन की बात, कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीजें जिसमें EMI बाकी देनी रहती है, कुछ पार्ट दे दी, कुछ नहीं दे दी, आपने फॉर्मेट भर दिया और आपने कहा कि मैं तो सेवा लेना चाहता हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ही है, आपने मीटर लगाने के लिए फॉर्म भर दिया, वो कहते हैं आप तो हमारे कंज्यूमर है ही नहीं, अभी तो फॉर्म ही भरा है ना। इट्स नॉट दैट, क्योंकि प्रॉमिस टू बी पेड हो गया। अगर आपने फॉर्म एक प्रिस्क्राइब किया है और उसको फॉर्म भरा है कि मुझे मीटर चाहिए, तो मीटर नहीं दे रहे तो आप डेफिशिएंट होते हैं। तीसरी बात, हॉस्पिटल्स वगैरह का, नर्सिंग होम का मोस्टली आता है कंसिडरेशन नॉट पेड, जो कैंप की बात मैडम ने बताई थी अभी कि आपने पेमेंट नहीं की है तो। बट कुछ सरकारी अस्पताल जहां पर आप पेमेंट नहीं करते हो, पर कुछ प्राइवेट यूनिट्स भी उन्होंने बना रखे हैं, कुछ लोगों से वो लेते हैं और आपसे नहीं लिए तो भी आप उपभोक्ता बन जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे साथ अमृत जुड़ी है पुडुचेरी से। अमृत जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। हाँ, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं एक यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन और एक्सीलेंस का स्टूडेंट हूँ। ये गवर्नमेंट कॉलेज है जी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आता है। तो इसमें मैं क्या हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज का कंज्यूमर हूँ, मैं फीस पे करता हूँ, पर कॉलेज में जो फंड्स है, जो यूनेस्को और बहुत सारे एजेंसी से आते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से आते हैं, इसमें एक ऑप्शन है, वो हमें मिलता नहीं है।
हमें रिसर्च के लिए और हमें जो विजिट के लिए देना पड़ता ये था, वो नहीं मिल रहा है हमें जी। तो इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? और इसके बारे में ये मैं कंज्यूमर फोरम में जा सकता हूँ कि अगर जाए तो क्यों नहीं जा सकता हूँ? चलिए। और ये भी एक समस्या है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंज्यूमर फोरम में क्यों नहीं आना चाहिए इसके बारे में? चलिए अमृत जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं और ऐसे में इन्हें जो तमाम जो सुविधाएं हैं और फंड के रिलेटेड वो नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? इस सवाल पे मैं आऊँगा आपके और अपने विशेषज्ञों से चाहूँगा कि आपके सवाल का निदान मिले। उससे पहले हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनके सवाल के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और उपभोक्ता संरक्षण कानून में और क्या कुछ है हमारे लिए, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ताओं के हित, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण कानून, जिसमें हमें किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं एक उपभोक्ता के तौर पर। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुशील उत्तर प्रदेश से। सुशील जी, पूछे अपना सवाल। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो बताया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, इस उपभोक्ता संरक्षण कानून में ये बताइए, जितने भी दुकानदार हैं आज तक कोई पक्का बिल नहीं देते हैं, जबकि टैक्स वो लोग बचाते हैं, और ऊपर से अगर कोई समस्या हो तो हमें उल्टा डांट मारते हैं, बोला ये तुम्हारा ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो हम बताओ बिना बिल के कैसे कोर्ट में जाएं? और जितने भी मार्केट इंस्पेक्टर। बिल्कुल सुशील जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। जो एक आम आजकल एक समस्या होती जा रही है, खासतौर से ऐसे क्षेत्रों में जो कि छोटे शहर हैं, कस्बा इलाके हैं, जहां पे बिल अभी भी नहीं दिए जाते हैं और से ग्राहकों को ही कहा जाता है कि आपको हो सकता है इससे ज्यादा देना पड़े, तो इस चक्कर में नहीं देते हैं और बाद में उनकी इस तरह की समस्याएं आती है। तो आपके सवाल का जवाब भी मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस एलसी जैन साहब से, मैंने अमृत जो हमारे पुडुचेरी से एक दर्शक का फोन आया था और उन्होंने जैन साहब बात की थी कि किस तरह से जो उनको फंड जो आता है वो नहीं मिलता, तो उनके सवाल का जरा निदान आप करें। ऐसा आपका मेन क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को वगैरह और अथॉरिटीज से जो यूनिवर्सिटी को फंड आता है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए देती है, तो उसके लिए वो फंड आपको पास ऑन नहीं होता, यही आपका क्वेश्चन है ना? अभी शायद उनका फोन कट गया है। अच्छा, तो आपके क्वेश्चन के आंसर में ये है कि यूनिवर्सिटी को जो पैसा यूनेस्को वगैरह और जो फॉरेन बॉडी से मिला है उसके लिए आप कंज्यूमर नहीं है, आप उसके लिए कंज्यूमर कानून के अंदर कवर नहीं होते और आप कोर्ट में नहीं जा सकते कंज्यूमर एक्ट के मुताबिक। मगर आप उनकी कंप्लेंट्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या और दूसरी अथॉरिटी से कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं और अपना रिलीफ जो है वहाँ से पा सकते हैं कि इन्होंने फंड्स को जो है मिस यूज किया है या उसको स्पेंड नहीं किया। वो सब राइट आपके पास है, वो आप कर सकते हैं, मगर कंज्यूमर एक्ट में आप कवर नहीं होते, यहाँ नहीं आ सकते। बिल्कुल। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये आरटीआई द्वारा भी यूनिवर्सिटी से के खिलाफ जो है पता लगा सकते हैं कि भाई उन फंड्स का क्या हो रहा है, तो उसमें उनको जो है यूनिवर्सिटी को फिर जवाब देना होगा, तो इसमें आरटीआई कानून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमृत जी, हाँ आप भी कुछ यहाँ पर ये बात भी है कि वो उनका स्टैट्यूटरी काम है, ये उनकी एक व्यवस्था है कि वो कहीं से फंड्स लेते हैं और फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्टैट्यूटरी काम है, उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। और फिर इसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दी, आप कंज्यूमर तभी बनते हैं जब आप कोई लेकिन उनके पास दूसरे तरीके बहुत है। अच्छे बताया उन्होंने। तो अमृत जी, जैसे कि जैन साहब और शीतल जी ने बताया आपको कि आप बेशक उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते, लेकिन आपके पास दूसरे साधन उपलब्ध हैं इस लड़ाई को लड़ने की। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या वहां कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे में जिस तरह से जस्टिस जैन साहब ने बताया और शीतल जी ने कि आरटीआई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तमाम तरह के फोरम आपके पास मौजूद हैं। शीतल जी, जो सुशील जी का फोन आया उत्तर प्रदेश से, हम एक आम समस्या इसे की तरह हम देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो ज्यादातर बिल देते नहीं हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपका केस बहुत वीक हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर, मतलब आपके पास बिल जो है एक प्रूफ है कि आपके ट्रांजैक्शन हुई है। पर मैं इसमें एक और बात बताना चाहूँगी कि आगे जो है हमारे इसमें अब चौथा अमेंडमेंट आ रहा है, जिसमें कि हर जो विक्रेता है उसको बिल देना कंपलसरी हो जाएगा, चाहे छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन होगी, और उपभोक्ता के पास ये भी विकल्प होगा कि वह 30 दिन में अपना सामान जो है वो लौटा सकेगा। जो कि हम विदेशों में सुनते थे कि भाई आप
आपका यहाँ पे जो है दुकानदार लिख देता है बिका हुआ सामान कभी भी आप वापस नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आज जो है ये कानून अब जो है इसमें अमेंडमेंट अब बहुत जल्द आने वाला है और ये बिल जो है अभी प्रस्तुत होने वाला है लोकसभा में ही। तो ये इसमें ये जरूर मतलब इसमें जो चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कि हर छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए जो है बिल दिया जाएगा। प्रेमलता जी, जैसा कि शीतल जी ने कहा कि कोई प्रस्तावित संशोधन इस जो है कानून में सरकार उस पर विचार कर रही है और शायद आने वाले सत्रों में वो लाया जाए, जिसमें जो है जो बिल देना है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा और साथ में 30 दिन जैसे उन्होंने कहा है कि कोई अगर हम वस्तु खरीदते हैं तो उसको बदल सकते हैं। ये एक सकारात्मक बदलाव होगा अगर उपभोक्ता के नजरिए से कहें तो। ये तो खैर जब वो विधेयक आएगा और संसद में उस पर विचार किया जाएगा, उसे पारित किया जाएगा। लेकिन अगर हम अब वर्तमान परिस्थिति में देखें जी, अभी की स्थिति भी इतनी खराब स्थिति नहीं है, नहीं देते हैं बिल नहीं देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जब तक रसीद देना कंपलसरी नहीं है तब तक कोई देता है कोई नहीं देता है। बट ऐसा नहीं है कि वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं जुटा सकते। जैसे आपके पास बिल नहीं है, फर्नीचर वाले ने आपको अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख के दे दी इतना एडवांस ले लिया इतना बाकी होगा, तो कंज्यूमर कोर्ट्स उसको भी एविडेंस की तरह से मानते हैं, क्योंकि जब दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा वो डिनाई कैसे करेगा, उसी का लिखा हुआ है तो वो डिनाई नहीं करेगा। तो उस तरह के एविडेंसेस भी, और कई बार तो ऐसा होता है जैसे एक आपने अभी बताया था कि दुकानदार दुकान छोड़ के चला गया, तो आसपास के 5-7 लोग जिन्होंने दुकान देखी, जिन्होंने दुकान से खरीदा, वो भी एफिडेविट दे देते, तो वो भी एविडेंस की तरह से होता है। आज के दिन में भी बिना रसीद के भी कंज्यूमर कोर्ट में लोग पकड़े जा रहे हैं। एविडेंस थोड़ी सी जुटाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो एफिडेविट भी दिया जाता है और जब तक कि उसको नेगेट नहीं करता, दूसरा आदमी उसको रिबट करके बता नहीं देता, तब तक उसकी बात सही मानी जाती है। एक बात। दूसरी बात, रसीद की जो स्थिति है, वो नया एक्ट आने में एक बहुत बड़ी इसमें बात तो है कि रसीद होगी, ये तो क्रांतिकारी बदलाव होगा उपभोक्ताओं के नजरिए से, वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हालांकि आज के दिन में भी थोड़ी सी हमको ये लगता है कि कुछ जैसे सेल टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो कितनी टर्नओवर है तो उसको सेल टैक्स का नंबर लेना है, किसको नहीं लेना है, कच्चे कागज बना कर रखने फिर भी जरूरी हो जाएंगे, तो उपभोक्ताओं के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कच्चा कागज भी होगा तो वो भी एविडेंस होगा। सुशील जी, जिस तरह आपका जवाब था कि जो दुकानें होती है, हम वो छोटे शहरों बड़े शहरों में भी हम देखते हैं जो हाउसिंग अपार्टमेंट है उसके जो परचून की दुकानें होती हैं वो साधारण सामान्यता पर्ची नहीं देते रसीद, लेकिन जैसा कि प्रेमलता जी ने कहा है कि आप फिर भी इस कानून के दायरे में आते हैं और जो आप कुछ लोगों को जुटाकर एफिडेविट लगा के उसका जो है लाभ ले सकते हो। साथ में जैसे शीतल जी ने हमें बताया कि इस कानून में एक संशोधन जो है वो प्रस्तावित है जिसके तहत अब रसीद देना अनिवार्य हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बदलाव होगा। अभी हमारे साथ जुड़े हैं शुभम राजस्थान से। शुभम, पूछे अपना सवाल। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं। मैंने एक दुकानदार से लैपटॉप लिया था, तो वो लैपटॉप के संदर्भ में उसने वारंटी या गारंटी कुछ नहीं दिया था, और अभी मेरा एक्चुअली कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो कोर्ट में तो लिखित चाहिए, लेकिन वो लिखित में दे नहीं रहा कि वारंटी या गारंटी वो लैपटॉप कंपनी वाले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो लिखित में देने के लिए मना कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर कि मैंने जो केस किया था तो वो शायद 8 महीने से ज्यादा लंबा खींच रहा है। उन्होंने केस में बोला है, मतलब कोर्ट ने, कि उनका जवाब नहीं आया है, तो क्या ये लीगल प्रोविजन है या फिर कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहा है? चलिए, मैं आपके सवाल के जवाब के लिए जस्टिस एलसी जैन साहब के पास जाऊंगा। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम के, उनके पास ऐसे कई मामले उस समय भी आए होंगे, और जैसे कि उन्होंने जब हमसे उन्होंने भूमिका हमें इस पूरे कानून के विषय में बताई थी, तो उन्होंने समय सीमा बताई थी कि 21 दिन का समय होता है उसे कंसिडरेशन के लिए। साथ में जब कोर्ट इसे संज्ञान में लेता है तो उसके बाद 1 महीने में जवाब जो है अनिवार्य तौर पर देना होता है, और ऐसे केस में जब आप बता रहे कि 6 महीने से ज्यादा हो गया आपको दिक्कत है। जैन साहब, ऐसा है कि इसके अंदर कानून के मुताबिक तो उसको 1 महीने में जवाब दाखिल करना चाहिए, नहीं करता तो 15 दिन का और कोर्ट समय दे सकती है, मगर कोर्ट के पास काम इतना है कि उसके हिसाब से वो कोऑप नहीं कर पाते काम के साथ, तो 3-3, 4-4 महीने की डेट लग जाती है, उसके अंदर वो टाइम लंबा खिंच जाता है। अदरवाइज तो फैसला ही 90 दिन के अंदर आना चाहिए, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, मगर कोई फैसला 90 दिन में आ नहीं सकता, क्योंकि जो हालात हैं उस हालात के मुताबिक कोर्ट के पास काम इतना है कि दे आर नॉट एबल टू कॉप विद द एग्जिस्टिंग वर्क। सो उसके अंदर इनका केस तो लंबा चल रहा है, मगर जो प्रेजेंट हालत उसके हिसाब से कोई लंबा नहीं है। वैसे लंबा है, ये बात ठीक है, और ये वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई मेरे केस को जल्दी डिसाइड किया जाए, और कोर्ट जल्दी डिसाइड करती भी है।
तो ऐसे में जैसे आप बता रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में जो है उतना समय लग जाता है व्यवहारिक नहीं, लेकिन चूंकि एक सामान्य जन जो होता है वो जो लिखित कानून है उसको पढ़ के चलता है और वो तो यही पढ़ रहा है कि समय सीमा जो है सूचीबद्ध है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए कानून में? क्योंकि ये अच्छी बात नहीं, अगर इस तरह की डिले होती है तो एक उपभोक्ता का विश्वास टूटता है। सबसे बड़ी बात क्या है, कानून के अंदर ये चीज़ है कि उसी हिसाब से कोर्टों का भी सृजन होना चाहिए, कोर्टों का नंबर बढ़ाया जाना चाहिए। अब एक कोर्ट के बाद मान लो 5000 केस हैं तो वो कैसे कॉप करेगी विद्या को? अगर कोर्ट के बाद 250 केस हैं तो कोर्ट उसको 90 दिन में ही फैसला कर सकती है, क्योंकि हमने जो कानून लिया है, हमारा जो बेसिक कानून है वो ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर 250 से ज़्यादा केस नहीं होते। अगर 250 से ज़्यादा केस हो तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने से भी मना कर सकती है। और वहाँ पर जब भी 200 से ऊपर केस का नंबर आता है तो वहाँ गवर्नमेंट एक नई कोर्ट एस्टेब्लिश कर देती है, तो वहाँ कोई भी केस हो वो 6 महीने के अंदर डिसाइड होता है। ये तो सैंक्शन कानून के अलावा भी सिविल और क्रिमिनल और कोई भी केस हो, मर्डर केस भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगते डिसाइड होने में। तो हमारे यहाँ कमी यही है गवर्नमेंट की कि जैसे पहले स्टेट कमीशन में बेंचेज नहीं होती थी, बेंचेज वहाँ कर दी, नेशनल कमीशन में बेंचेज नहीं थी, वहाँ बेंचेज कर दी। ऐसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स ही बनाए जाने चाहिए जिससे केसेस नंबर कम हो और वो उसको डिसाइड जल्दी कर सके। ये गवर्नमेंट की कमी है। अच्छा, जो इन्होंने लैपटॉप से संबंधित बात की थी, हाँ तो उसकी जो है वो गारंटी और वारंटी, प्रेमता जी आपको गारंटी वारंटी की जो बात की है, एक बात स्पष्ट कर दें, ये गारंटी और वारंटी का प्रचलन अभी कुछ सालों से, पिछले दशकों में ही होना शुरू हुआ है। वारंटी मींस यू कैन वारंट अ पर्सन, आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है तो अब वारंटी मोस्टली 1 साल की दे देते हैं कि 1 साल के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी परचेज को एक सर्विस सेंटर में डाल देते हैं कि ये साल तक तुम इसकी सर्विस देना। तो एक तरह से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वाली ही बात होती है। अगर नहीं भी दी है तो कंज्यूमर कोर्ट्स का ये रुख है कि एक चीज 1 साल के अंदर अंदर अगर ठीक काम नहीं करती तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या तो तुम्हारा ऑपरेशन ठीक नहीं है, आपको ऑपरेशन करना नहीं आया, उसकी वजह से खराब कर दिया। ऑपरेशन नहीं ठीक होने से कोई कंप्यूटर बेसिकली सारा खराब नहीं हो जाता। तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो अगर होता है, बिना गारंटी बिना वारंटी के भी कंज्यूमर कोर्ट्स ऐसे आदेश देते हैं कि भैया तुम्हारा 4-6 महीने के अंदर अंदर वो काम ही नहीं कर रहा, तो इट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसको रिप्लेसमेंट की, उसको ठीक करने की और उसके लिए रिफंड करने के भी आदेश कंज्यूमर कोर्ट्स देते हैं। शीतल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं गारंटी वारंटी का, जैसे प्रेमता जी ने बताया, इसका चलन पहले नहीं था, अब ये ज्यादा बड़ा है। आदमी बड़े भ्रम की स्थिति में भी रहता है, कई बार तो ये पता ही नहीं होता कि गारंटी और वारंटी है क्या। ऐसे मुझे लगता है कि गारंटी चीज है, इतने दिन की हमें मिली हुई है। तो आपको लगता नहीं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून की हम व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें भी स्पष्ट होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा तबका है शायद वो इंटरनेट या इसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है तो वो इसे जांच लेता है, लेकिन सामान्य जन जो है, जैसे कि हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं छोटे छोटे शहरों से, ग्रामीण इलाकों से, वो लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं और फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी बाद में करते हैं। जैसे कि इस दर्शक का फोन था शुभम का, अब ये लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरह हुआ है। और साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से जस्टिस साहब ने बताया कि कोर्ट पे जो जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट जो बढ़ा हुआ है, और ऐसे में वो तो सामान्य बता रहे हैं कि 6 महीने है तो अभी वो धैर्य रखें, लेकिन एक आम जो उपभोक्ता है उसके लिए ये, अगर जैसे जैन साहब ने जो बात कही है, वो सुनना बड़ा दुखद लगता है। देखिए, एक तो मैं कहूंगी कि ये मीडिया ने आपके प्रोग्राम द्वारा मेरे को लगता है कि बहुत लोगों तक ये बात पहुंच रही है। और दूसरा कि गारंटी और वारंटी जो है, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। गारंटी, जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगी कि आप सोना है, अब अगर सोने की जो है आप कोई भी जेवरात खरीदते हैं तो वो 22 कैरेट का, अगर वो कह रहा है कि ज्वेलर कहता है कि ये 22 कैरेट का है, तो उस पे वो गारंटी दे रहा है कि मतलब अगर मेरा जो सोना है वो 100% शुद्ध है तो वो गारंटी है। वारंटी जो है वो स्पेसिफिक चीजों पे होती है, जैसे कि अगर आपने मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल की उसने कहा कि इंजन जो है अगर आप पानी में ले जाएंगे तो आपकी गलती है, वो अगर आपकी जो तब मोटरसाइकिल खराब हो गई तो वो उसकी वो कोई वारंटी नहीं देगा। पर वो वारंटी स्पेसिफिक चीजों के ऊपर आती है और कंडीशंस के साथ होती है। आपको एक पूरा वारंटी के ऊपर आप साइन करते हैं। जब हम बिल्कुल कोई चीज खरीदते हैं तो चूंकि हम इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं और अपने जो सेविंग है, बचत है, उसमें से कोई पैसा उस पर खर्च करने जाते हैं, ऐसे में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि वो जो उसमें लिखा होता है या उसे जानने की हम कोशिश करें कि गारंटी है भाई, वारंटी है तो क्या किस परिस्थिति में वो काम आएगी, ताकि हम बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें और इन जो बाद की जो हमारी दिक्कतें हैं उनसे हम बच सके। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं उत्तराखंड से, चंदन सिंह। चंदन जी, पूछे अपना सवाल।
चंदन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीक कारणों से ये फोन कट गया। ये गारंटी वारंटी में भी क्या हुआ ना, वारंटी कार्ड का मतलब जो प्रचलन है, वारंटी कार्ड उसी आइटम के अंदर होता है। वारंटी कार्ड में कहते हैं कि कस्टमर को साइन करके आप दे दो। परंपरा ये उनका जो प्रचलन है वो ये कि ये गारंटी कार्ड साइन कर दिया, वो अपने सर्विस सेंटर में भेज देंगे। और बहुत सारे लोग तो वो उसको देखते ही नहीं खोल के, ना उसको भरते हैं ना कर भेजते, फिर भी दुकानदार अपना वो जो प्रोडक्ट है उसका एक सर्विस सेंटर में भेज देता है कि ये 1 साल तक इनको आपने रिपेयर का वो सब करना है। पर कंज्यूमर भी नहीं उतना वो यहाँ जागरूक नहीं है। पर वैसे हम लोग जितना हम लोगों ने प्रचार कर दिया एक्चुअली, तो उससे बहुत जागरूक हो गया और केसेस हर दूसरे दिन केसेस वैसे जागरूकता है, उपभोक्ता अपना अधिकार समझे, एक सकारात्मक चीज है। लेकिन साथ में जैसे कि प्रेमलता जी ने कहा है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, तो उसे पढ़ें, थोड़ा सा समय लगाएं इस जल्दबाजी के दौर में हम, तो कहीं ना कहीं में फायदा हो सकता है। जस्टिस एलसी जैन साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुफ्त की चीज को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो जो है आता नहीं है। बाद में शीतल जी ने जिक्र किया और प्रेमता जी ने उस पर थोड़ा सा उसे खोल के हमें बताया भी। अब हमने कई ऐसी चीजें देखी हैं जो कोई चीज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम कुछ खाते हैं तो उस साथ में कहते हैं आज ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारी तरफ से, वो हम ले लेते हैं। बाद में मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो ऐसे में तो हम वो मुफ्त और उसके खेल में आ सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं जानना चाहता था, आजकल का एक ट्रेंड है, हम देखते हैं बड़े बड़े स्टोर खुल गए हैं शॉपिंग के, वो लोग कुछ चीजें जो जिनकी डेट निकल जाती है, निकलने वाली होती है, ऐसी स्थिति में वो उसे या तो बहुत कम रेंज पे रखते हैं या कई बार वो किसी प्रोडक्ट के साथ जोड़ देते हैं कि इसके साथ आपको ये फ्री मिल जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से हम समझे? ऐसे वो जो साथ में फ्री माल दे रहा है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उसने जो माल दिया है आपने कुछ उससे खरीदा, उसकी पेमेंट की है, उस पेमेंट के बदले में जो आपने माल खरीदा उसके साथ वो माल आया है। तो जो माल साथ में फ्री आया है वो फ्री नहीं है, उस पेमेंट के अंदर ही उस माल की भी कीमत जुड़ी हुई है जी। तो उस माल के लिए भी जो उसने फ्री दिया है या खाने में कम्प्लीमेंट्री दिया है उसकी भी आपने पेमेंट किया है, वो फ्री नहीं है जी। और आप संरक्षण कानून के अंदर कंज्यूमर के अंदर उसको आप ला सकते हैं, उसके एक्शन ले सकते हैं। मिसलीडिंग होगा ये मिसलीडिंग है, इसको हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि आप अट्रैक्शन देते हो, आकर्षण देते हो। ये जो जैसे जैन ने ये बहुत अच्छी हमें चीज एक बताई कि जो हम खरीदते हैं और हमें लगता है कि वो फ्री दूसरी चीज हमें मिल रही है, ऐसे में वो फ्री होती नहीं है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपको नुकसान हो गया, तो आप में बेखौफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आप आते हैं और वो चीज जो दूसरी चीज आपने ली है उसके साथ ही है, तो आप बेखौफ जाइए, उस कानून का फायदा उठाइए। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं नरेंद्र राणा हरियाणा से। नरेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऐसा है, मैंने एक हेवल्स की प्रेस ली थी सर। आप दोबारा बताएं क्या लिया था आपने? हेवल्स की स्टीम आयरन ली थी सर जी। उसमें लेकिन सर मैंने अभी 20 मार्च में ली थी सर वो, लेकिन उसमें वो 2 दिन भी नहीं चली सर जी। उसमें वो काफी डिफेक्ट थे। तो मैंने कंपनी में 2-3 बार कॉल किया जी। तो कंपनी के एडवाइजर आए, लेकिन उन्होंने सर ऐसे के ऐसे मुझे वो वापस कर दी, कहने लगे हमारे प्रोडक्ट में यही गड़बड़ है। तो आप बताइए जरा मैं क्या करूं सर इसके लिए। चलिए, हम नरेंद्र जी के सवाल को लेकर, क्योंकि ये भी एक सामान्य सा सवाल है कि हम कोई चीज़ लेते हैं उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में हम अपने विशेषज्ञों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे, वो दर्शकों को बताएं कि किस तरह से पूरी एक प्रक्रिया होती है, कैसे वो अपने अधिकारों के साथ जाएं, शिकायत करें और कहाँ संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है कहाँ करना है, क्या करना है। तो इन सभी बातों पर हम आएंगे, इनके सवाल के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता अधिकारों की कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में हमें किस तरह का संरक्षण मिला हुआ है, क्या हमारे अधिकार हैं, कैसे मामलों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उपभोक्ता से जुड़ी हुई नहीं है। हम नरेंद्र जी के सवाल का जवाब ले उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं भूपेंद्र राजस्थान से, तो उनका भी सवाल लेते हैं। भूपेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग टू ऑल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक मोबाइल उपभोक्ता हूँ, मोबाइल की सेवा जो मैं इंटरनेट सेवा लेता हूँ 3G की, उसके लिए मैं पूरा पे करता हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द सर्विस। दे आर क्लेमिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर प्रोवाइडिंग द 3G सर्विस, बट वी आर नॉट गेटिंग समटाइम व्हेन वी नीड इट जी। सो हाउ आई एम एबल टू क्लेम इट। चलिए, आपका भी सवाल हम समझ गए भूपेंद्र जी। ये टेलीकॉम से जो है लेते हैं। पहले मैं जैन साहब आपके पास नरेंद्र जी जो हरियाणा से थे, जिन्होंने वो एक आयरन खरीदा था और उसके बाद 2 दिन बाद वो खराब हो गया और उन्होंने कॉल किया और वो कंपनी से लोग आए, उन्होंने कहा तो ऐसा ही है, इस बारे में आप बताएं। ऐसा उन्होंने जो माल खरीदा 2 दिन में खराब हो गया और वो कहते हैं ये तो ऐसा ही है, तो एक कंपनी की जिम्मेवारी है और वो उपभोक्ता कानून के मुताबिक वहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं
और कंपनी को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कह देना कि भाई तो ऐसे ही है, ये नहीं चलेगा। कंपनी को साबित करने वाले ये ऐसे ही कैसे है। कंपनी ने जब माल बेचा है वो परफेक्ट बेचा है, उसने कोई ख़राब स्थिति में नहीं बेचा है, ना उसने ख़राब स्थिति में उसको ख़रीदा है। जब उसने सही माल खरीदा है, सही पेमेंट की है, सही पेमेंट की उसको सही जो है माल मिलना चाहिए। अगर माल उसको सही नहीं मिलता है तो वो सौदा बाजार में जाकर अपने वहाँ से रिडर्सल अपना करा सकता है ग्रीवेंस का। तो नरेंद्र जी, आप जो है अपने जिला उपभोक्ता फोरम में जाएं और आप शिकायत कर सकते हैं और आपको इसका जो है हर्जाना जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। शीतल जी, भूपेंद्र जी का जो फोन आया था अभी हमारे पास राजस्थान से, और उन्होंने जो 3G की सेवाओं को लेकर कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल पे, और आजकल हम देखते हैं प्रचलन ज़्यादा है ही, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है उनको 2G है, 3G नहीं है। ऐसे में बता रहे हैं कि क्या ये जो है उपभोक्ता अधिकार का हनन है? जी हाँ, हनन तो है, लेकिन ये उपभोक्ता फोरम्स जो है वो टेलीकॉम से जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं वो अभी नहीं ले रही हैं। तो इनको जो है सबसे पहले तो सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको लिखित में कंप्लेंट करे। अगर वो नहीं सुनता तो हर जो है जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वहां पे इनको शिकायत करनी होगी। और फिर टेलीकॉम ने ट्राई द्वारा TDSAT की स्थापना की गई है, तो वहां पे भी ये शिकायत कर सकते हैं। वहां पे एक एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तो वहां पे इनकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। तो अभी कोई भी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स कंज्यूमर फोरम्स में नहीं जा रही हैं। बिल्कुल, अभी जो टेलीकॉम से जो संबंधित मामले हैं वो उपभोक्ता मामले से अभी नहीं जुड़े हैं। तो मैं प्रेमलता जी आता हूं आपके पास। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेता हूं। अमित नोएडा से हैं। अमित, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम कोई भी मार्केट में सामान खरीदते हैं जी, कोई भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं और हमें लगता है कि उसमें कोई मिलावट है, तो उसकी जांच के लिए हमें लेबोरेटरी कहाँ पे उपलब्ध होगी? जी, प्रेमलता जी। जी, इसमें मैं पहले वाला जगह इसका जवाब दूं। पहले इनका ले दीजिए, फिर उस पे जोड़ दीजिए। खाद्य सामग्री वाला, यदि आपको लगता है कि इसमें मिलावट है तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपकी अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी है, जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। तो वहां पर एक सेक्शन है जिसमें ये प्रावधान है कि आप अपने से भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो जो भी ऑथराइज्ड लेबोरेटरी है वो आपको उसमें टेस्ट करवाकर और आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये मिलावट है, और अथॉरिटी को एक शिकायत होगी तो वो पिनल एक्शन लेंगे और जो भी एक समग्र रूप से जो अथॉरिटी के जो नियम है उसके अनुसार करेंगे। दूसरा ये है कि यदि आपको मिलावट लग रही है तो थोड़ा बहुत भी अंदाजा है तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में ला सकते हैं, पर कुछ तो अंदाजा हो, ऐसे तो बिना उसके कि ये इसमें मिलावट है तो टेस्टिंग करवाते हैं। जैसा अमित ने शायद जो कहने का अभिप्राय ये था कि वो मान लीजिए रेस्टोरेंट में या होटल में आप खाना खा रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी आभास होता है कि ये जो है इसमें कुछ मिलावट है या ये पुराना है जो स्वाद से हिसाब से लगता है। हाँ, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उनको तो अथॉरिटी में शिकायत करनी चाहिए कि फला रेस्टोरेंट में इस तरह के कुछ उन्हें सैंपल उसमें से रख लेना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे ब्रेड के लिए, दूध के लिए ऐसी ऐसी शिकायतें आती है कि मिलावट वाला है या कम वेट का है, तो कंज्यूमर कोर्ट में आते, कंज्यूमर कोर्ट भी टेस्टिंग के लिए भेजता है। लेकिन इसमें जैन साहब, मान लीजिए अगर वो जो ग्राहक है जो सेवा वहाँ रेस्टोरेंट में गया है, उसने खाया, उसे खराब लगा या उससे स्वाद में कुछ गड़बड़ लगी, तो उसने रेस्टोरेंट में या होटल में ही उनके प्रबंधक से शिकायत की कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारे गड़बड़ है। उन्होंने सुना या अनसुना कर दिया उसे, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब जो है अथॉरिटी जो फूड एडल्ट्रेशन की है उसके पास जाए या उपभोक्ता में जाए, अब वो क्या चेक करेंगे? मान लीजिए वो भूलवश या इतनी जागरूकता रहती नहीं, उनको तो ये लगता है कि हमने तो शिकायत कर दी और वो सैंपल लेना भूल गए, तो ऐसे में कैसे पकड़ में आएगा वो? ऐसा है कि इसके अंदर स्वाद वगैरह के बारे में तो कोई कंप्लेंट होती नहीं है, कोई मेरे को स्वाद ठीक नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, वो नहीं। अगर उसके अंदर कोई कमी है, पुराना कोई एडल्ट्रेशन है, कोई पुराना सामान इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर जो कुछ उनको लगता है तो जो मालिक है उस रेस्टोरेंट का उससे शिकायत करेगा। वो नहीं सुनता तो खुद ही अपने खाने में सैंपल लेके और वो उनको दे सकता है फूड एडल्ट्रेशन ऑफिसर को भी। कहने का अभिप्राय यह है कि जो आप जो है थोड़ा हो सके उस समय पे और सैंपल जरूर अपने साथ कुछ बिना सैंपल की टेस्टिंग, बिना सैंपल की टेस्टिंग के तो प्रमाणित कैसे करेगा कि भाई इसके अंदर एडल्ट्रेशन है या इसके अंदर कुछ कमी है? तो उसके अंदर वो जो है जब कानून के अंदर कवर होता है वो उपभोक्ता फोरम में जाएगा, वहाँ पर वो कहेगा जी ये मैंने खाना खाया था, और तब तक वो खाना ही खराब हो गया तो उपभोक्ता फोरम भी क्या करेगा जी? उसके अंदर ये है कि जो फूड एडल्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं दे आर बाउंड टू रीच एट द स्पॉट इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट and they are also bound to take the sample by themselves and then that sample is sent। वो सैंपल जो है
वो जो है फिर लेबोरेटरी में भेजा जाता है और वहाँ से जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज मैक्सिमम रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के ऊपर जब रिपोर्ट आ जाती है कि ये खाना खराब था, उसके बेसिस पर उपभोक्ता कानून के अंदर भी मामला दायर कर सकता है। बहुत अच्छी बात जैन साहब ने बोली शीतल जी, लेकिन अब इतनी जल्दी वो नंबर कहाँ से प्राप्त होगा? या मैं बताती हूँ। देखिए अभी नया जो एक्ट आया है FSSAI आई है, तो उसके जो है टोल फ्री नंबर है 1811-2100 1800-112100। तो उस पे जो है उपभोक्ता इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकता है और उनके द्वारा जो है लेबोरेटरीज अगर वो खुद भी टेस्ट कराना चाहता है। अनिवार्य भी है कि जो रेस्टोरेंट या जो होटल्स हैं वो भी इस तरह के नंबरों को अपने उनमें उनको डिस्प्ले करना चाहिए उनको। अभी तो सिर्फ जो है वेबसाइट, अभी पैकेज फूड पे, लेबलिंग पे, सब पे इनका नंबर आता है और FSSAI का जो है वेबसाइट का नाम भी हर एक लेबल पे अब अनिवार्य हो गया है। लेबलिंग के भी इनके नॉर्म्स हैं कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बताएंगे और जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं बताएंगे कि जो मतलब पैकेज में अंदर नहीं है और आप पैकेज में शो कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है। बिल्कुल, और आगे और भी इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सोमोदीप, पश्चिम बंगाल से हैं। सोमोदीप, पूछे अपना सवाल। हाँ, मैंने बोल रहा था कि मैंने एक सैमसंग फोन खरीदा, ठीक है जी। तो मैंने सैमसंग फोन खरीदा था, उसमें वारंटी दिया था 1 ईयर का, ठीक है, वारंटी का दिया था। तो मैं 3 महीना यूज किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर उसका जो सॉफ्टवेयर चला गया, फोन एकदम से पावर ऑफ हो गया, कुछ नहीं हो रहा। मैंने सर्विस सेंटर में गया, उसने बोला कि ये आपका ही फॉल्ट है, ये हम आपको सारा रिपेयर कर देगा बट चार्ज मिलेगा। मैंने बोला, आपने तो बोला था 1 ईयर का वारंटी है, तो कैसे चार्ज लगेगा? उसने बोला नहीं होगा। मेरे पास फोन मेरा पास भी है, तो डेड हो गया जी। तो आपने कोई अभी तक कदम उठाया सोमोदीप इसकी कंप्लेन? तो किया था, मैंने दो चलिए हम आपके इस मामले को लेकर प्रेमलता जी आप कुछ सुझाइए। इन्होंने सैमसंग का मोबाइल खरीदा इन्होंने, जिसपे 1 साल का वारंटी या गारंटी जो उनको मिला, 2 महीने या 3 महीने में इनका जो हैंडसेट था वो खराब हो गया। उसके बाद उनको टालन टोल हो रही है। तो ऐसे में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, इनके पास बिल होगा ना, जब इन्होंने खरीदा था तो वो बिल है, तो बिल से साल तक के बीच में तो वो जा ही सकते हैं। इनके अपने अपने सर्विस सेंटर, सैमसंग के अपने सर्विस सेंटर खोले हुए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा, उन्होंने जवाब अगर नहीं मिल रहा तो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि लंबे केस तो चलते हैं, बट इन छोटी मोटी चीजों के लिए 10, 15, 20, 30 हजार के लिए नोडल ऑफिसर्स रहते हैं वहां पर। जैसे एक दिन में केसेस रखे सारे मोबाइल फोन के, एक दिन में रखे सारे इंश्योरेंस के, एक दिन में रियल एस्टेट के, ऐसे व्यवस्था है। और नोडल ऑफिसर जो होता है तो पहले ही डेट में आते ही, तो दूसरी पार्टी जब भी पेश होती है, कंज्यूमर कोर्ट बाकायदा उनको कहते हैं कि या तो इसको बदल दीजिए, या ठीक कर दीजिए, या सर्विस कर दीजिए। और ये बड़ी तुरंत फुरत होता है। कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो आपका काम ये जल्दी हो जाएगा। ये मत सोचिए कि बहुत देर लगेगी। नोडल ऑफिसर्स को उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस कोर्ट देता है कि आप इसका उपाय जल्दी से बताइए। अपने ऑफिसर से पूछिए, अपनी फैक्ट्री से पूछिए, डीलर से पूछिए और तुरंत जवाब दीजिए। तो 2-1 डेट में ये काम हो जाता है। तो आप जाइए अगर आपका ऐसा है तो कंज्यूमर कोर्ट में। जैसे जैन साहब, क्या इतना आसान है जितना प्रेमलता जी कह रही हैं? होता है ऐसा है कि ये अपने अपने फॉर्म जो है ना, अपने मेथड डिवाइस करते हैं जिससे केसेस ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल हो सके। इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल अंडर द एक्ट और अंडर द रूल्स। ये अपने अपनी मेथड में डिवाइस करते हैं और करते हैं, इसमें रिजल्ट भी आते हैं। क्योंकि जब ये मेथड डिवाइस करते हैं कि एक दिन के अंदर सारे इंश्योरेंस वाले लगा लिए, सारे इंश्योरेंस की केसेज हैं, वो उनके ऑफिसर जाते हैं, वो इनपुट्स पहले लेके आते हैं कि हमें इसमें कंप्रोमाइज़ करना है, हमें इसमें कंटेस्ट करना है, हमें इसमें कितना पैसा ऑफर करना है। वो सब कंप्रोमाइज वाली चीज़ें हैं और ये कंप्रोमाइज हो जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, लोगों को ये एक बहुत भ्रम सा है, भ्रम नहीं है, मतलब ये सच्चाई है कि कंज्यूमर कोर्ट में बहुत लंबे चलते हैं। बट जो चीज बिना नोटिस के जा रही है वो बात मैं एक बताना चाहूंगी कि कंज्यूमर कोर्ट में लगभग 40 से 50% तक केसेस पहली डेट में, वही जैसे जैन साहब बोल रहे हैं कि डिपेंड्स, कंज्यूमर कोर्ट की अपनी अपनी व्यवस्था है। बट मुझे अपना अनुभव है कि 50 करीब केसेस तो पहली डेट में 10,000 की मशीन है, 25,000 की मशीन है, ये एक सकारात्मक चीज है।
कि जो 50% मामले हैं वो पहली या दूसरे कहीं नोटिस में नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं जानता है कि कंज्यूमर कोर्ट ये काम भी कर रहे हैं। ये कोई दलील नहीं होती कि मामला थोड़ा लंबा जाता है तो मैं शिकायत करने जाऊं ना, क्योंकि शिकायत अगर आप करते हैं तो ये एक दबाव बनता है, शायद आपका मामला उतनी जल्दी ना सुलझे या आपको वो संतोषजनक जवाब ना मिले, लेकिन उस जो संस्थान पे या उस व्यक्ति पे ये प्रभाव पड़ता है कि भविष्य में अगर मैं ऐसी गलती करता हूं तो दोबारा फंस सकता हूं और किस्मत हर बार साथ नहीं दे सकती। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मूलचंद मीणा राजस्थान से। मूलचंद जी पूछे अपना सवाल। सर मैंने अपनी मिसेज का ऑपरेशन करवाया था राजस्थान कट्टा हॉस्पिटल बांदीकुई जी। तो उसमें डॉक्टर ने उसका मिसेज का मैंने बच्चेदानी निकलवाई थी, तो उसके दौरान इंजेक्शन लगे थे जी। तो इंजेक्शन इंफेक्शन हो गया और उसके मवाद पड़ गई बहुत ज्यादा और काफी 2 महीने में जाके कंट्रोल हुआ वो। फिर उसके बाद में डॉक्टर से मैंने बोला ये क्या हुआ कि ये तो हो जाता है ऐसे ही, तो बोला कि ये तो ऐसे ही फुंसी थी इसलिए हो गया। तो मैंने उसको कमजोर कोर्ट दौसा में डाला, तो वहां से मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, मैं क्या करूं सर? कितना टाइम हुआ है आपको मूलचंद जी शिकायत किए हुए? 2 जून 2014 को करवाया था सर मैंने ऑपरेशन। अच्छा, तकरीबन 9 महीने हो गए। 9 महीने इनको हो गए, तकरीबन साल ही हो जाएगा। ऐसे में इनको उपाय सुझाएं आप। ऐसा है कि आपने जो मेडिकल वहाँ सर्विसेज ली है, उन मेडिकल सर्विसेज के अंदर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ऑर्डिनरी डॉक्टर क्या कर सकता है, वो उसने किया या नहीं किया। डॉक्टर की नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए ये जो है जो उपभोक्ता फार्म उस मैटर को रेफर कर सकता है मेडिकल एसेस काउंसिल को, उन्हें वहाँ से उनके ओपिनियन ले सकता है कि ये ऑर्डिनरी वे में हुआ है या ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुआ है। अगर वहाँ से रिपोर्ट आती है कि ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुआ है तो उपभोक्ता फार्म उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। और अगर वो कहते हैं नहीं ऑर्डिनरी वे में हो गया, डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, तो इनकी कंप्लेंट वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। तो जो मेडिकल नेग्लिजेंसेस के जो मामले हैं वो क्या उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 20 साल तक केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें डिसाइड किया गया है मेडिकल सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऐसे में जैसे इन्होंने इनकी धर्मपत्नी के साथ ये हुआ तो उनको 9 महीने का समय लगा, तो ऐसे मामले में क्या समय लगता है या है कि इनका केस एक एक्सेप्शनल माने अब बाद माने? उपभोक्ता फार्म जो है वो रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल काउंसिल की, वो फिर वहाँ पे एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उस बोर्ड के अंदर सारे पेपर्स कंसिडर किए जाते हैं, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ पे भेजते हैं मेडिकल काउंसिल को, बोर्ड मेडिकल काउंसिल उपभोक्ता फार्म को भेजती है। इस प्रोसेस के अंदर भी टाइम काफ़ी लग जाता है। अभी तो ये भी नहीं पता कि इनके जो मैटर है वो मेडिकल काउंसिल को उपभोक्ता फार्म में भेजा है या नहीं भेजा। तो अगर मान लीजिए ऐसा संशय है जैसा आपने भी खुद इसे जाहिर किया, तो ऐसी स्थिति में इनको करना क्या चाहिए? अब 9 महीने का समय हो गया, इनके पास जानकारी है नहीं, इनको जो है इनको जो उपभोक्ता फार्म में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि मेरा केस मेडिकल काउंसिल को भेजा जाए और वहाँ से पूछा जाए कि ये नेग्लिजेंस डॉक्टर की है या नहीं है। मगर डॉक्टर का जवाब आने के बाद, जब तक डॉक्टर का जवाब नहीं आएगा, वो मान लो एडमिट ही करता है या कुछ ऐसी बात बताता है, क्योंकि सारे फैक्ट्स मेडिकल काउंसिल के सामने रखने पड़ेंगे और मेडिकल काउंसिल बोर्ड के सामने रखेगी, बोर्ड फिर अपनी ओपिनियन देता है। जो इनका हुआ है इलाज उसके एक्सपर्ट भी उस बोर्ड में होते हैं। और शीतल जी और क्या कुछ किया जा सकता है उनको, वो कैसे और दबाव बना सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि लेटर लिखा जा सकता है कि काउंसिल में आप उस मामले को भेजिए, क्या सीधा सीधा ये जो है उपभोक्ता फोरम में से ये कहा जा सकता है, ये सवाल जब पूछा जा सकता है कि आप मेरे मामले में इतना देर क्यों हो रहा है? देखिए उपभोक्ता मामलों में कई बार जो है जैसे सर ने भी बताया कि फोरम्स में कई बार देरी हो जाती है क्योंकि ये जैसे मेडिकल काउंसिल से ये जवाब मांग रहे हैं। दूसरा है कि ये वेबसाइट पे भी जाके चेक करें कि उपभोक्ता फोरम जो है उसमें सारे ही प्रेसिडेंट और मेंबर्स के नंबर भी होते हैं और भी जो है उनको आप ईमेल और रजिस्ट्रार को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अपने केस की स्थिति जाने कि भाई कब उनको जो है किस डेट क्या दी जा रही है और क्यों डिले किया जा रहा है। हमारे पास अब बिल्कुल आखिरी मिनट में हम प्रेमलता जी आपसे भी फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे। इसमें मेरे को एक बात कहनी है कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो फाइल इंस्पेक्ट कर सकता है, फाइल इंस्पेक्ट करे कि फाइल की स्टेजेस कहां तक है, क्योंकि उनकी एक साइड पे नोट शीट होती है। कैसे कर सकता नहीं, वो यदि वो उपभोक्ता है तो वो उपभोक्ता फोरम में ही जाकर एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे फाइल इंस्पेक्ट करनी है, तो फाइल इंस्पेक्ट कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि नोटिंग में क्या क्या हुआ, मतलब डे टू डे जो हियरिंग हुई उसमें नोटिंग में क्या हो रहा है। आरटीआई से अलग है, वो आरटीआई का कोई मतलब नहीं कोर्ट में। इसमें ये कि वो सिर्फ अपनी फाइल इंस्पेक्ट कर सकता है कि किस दिन क्या क्या हुआ और अभी उनकी स्टेज क्या है, पहली बात। तो दूसरी बात, कई बार जो मेरा
अपना अनुभव है कि वो केस को प्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस कहाँ है। तो कई बार ढूंढते ढूंढते पता नहीं चलता कि नेग्लिजेंस क्या कह रहे हैं, वो नेग्लिजेंस क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल काउंसिल, कोई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि मेडिकल काउंसिल को आप एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेजते तो वो तो अपने भाई है उनके, तो वो उनका, इसलिए इंडिपेंडेंट जो सरकारी अस्पताल है उनको भी भेजी जा सकती है, रिपोर्ट के लिए भेजी जा सकती है। तो जो आज हमारी चर्चा का एक सार ये निकला कि उपभोक्ता जो संरक्षण कानून है वो कहीं ना कहीं हमें अधिकार देता है, हमारे हाथ मजबूत करता है कि हम कोई भी सेवा लेते हैं या खरीद करते हैं तो ऐसे में हमारे पास एक अधिकार होता है, मगर वो तब होगा जब हम भी खुद जागरूक बने और हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं तो बाकायदा पक्की रसीद जो होती है उसकी वो हम रखें, अपने उससे संबंधित चीज़ें रखें। जैसे कि खाने पीने वाले मामले पे हमने बात करी, तो ऐसे में हम सीधा शिकायत करके इतिश्री समझते हैं, तो हम थोड़ी सी अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें और जो सैंपल है उससे भी अपने साथ रख ले तो वो ज़्यादा फायदा दे सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी सावधानियां हम बरत सकते हैं। और जैसे कि एक व्यवहारिक बातचीत में ये बात निकला कि कानून के इतर जो न्यायालयों के पास अपना एक जो है बहुत ज़्यादा केसों का मामला होता है, उसमें समय लंबा खिंच जाता है, वो अपवाद स्वरूप होता है, ऐसा सब मामलों में नहीं होता, क्योंकि 50% मामले ऐसे भी हैं जो 1, 2 या 3 ही हियरिंग में सुलझा लिए जाते हैं। तो ऐसे में धैर्य ना खोएं और अपने मामले को लेकर जो संबंधित जो उपभोक्ता फोरम है वहां जरूर पहुंचे, अपनी आवाज को उठाएं। शायद आपके समस्या का निदान ना हो, लेकिन किसी और को समस्या से जूझना नहीं पड़ सकता है आपके जागरूक होने पर। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए, उस चर्चा को इतना जीवंत बनाया और साथ में हमारे दर्शकों के सवालों का इतनी अच्छी तरह से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।